सा बहुमूल किया, सागर सा बहुमूल किया, सागर सा बहुमूल किया। अब छोड़ो सब प्रतिशोध आओ, अब छोड़ो सब प्रतिशोध आओ, करते जाओ अनुरोध आओ, अनुरोधं शरणं गच्छामि, भज ओशो शरणं गच्छामि, अनुरोधं शरणं गच्छामि, भज ओशो शरणं गच्छामि। ओशो। बैठे बैठे। ओशो विपश्यना योग साधना शिविर के इस 30 सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। हम लोग प्रज्ञा सूत्रों को भी ले रहे हैं और यात्रा भी कर रहे हैं विपश्यना। तो प्रज्ञा सूत्र में पीछे हमने बुद्ध के 4 आर्य सत्य समझे और प्रथम जो सूत्र था समदीठी, जिसे कह रहे हैं सम्यक दृष्टि। कह रहे हैं कि दृष्टि हमारी देखने का नजरिया, जो घटनाएं हैं उन्हीं को, घटनाओं को देखने का नजरिया जरा बदल दो। सम्यक शब्द को समझ लीजिए। बुद्ध सभी में जितने 8 जो पायदान है, 8 जो है कि कह रहे हैं कि कैसे तुम उस आनंद में पहुंच जाओ, उसके लिए सम्यकता साधो। और सम्यकता का कुल इतना ही मतलब है कि समझ लीजिए कि जीवन अखंड है। 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। जैसे ही पैदा होता है बच्चा, तो वो एक तो ये समाज का जो है, समाज का पोषण, पालन, उनकी कंडीशनिंग और ये सब उनको विभाजित कर देता है। और इसी 2 खंडों में विभाजित हो करके ये जो दुख, पीड़ा, संताप, तनाव, अगर दोनों भागों को हम समझें कि हम दोनों से जुड़े हुए हैं, तो इतना दुख, इतनी पीड़ा, इतना तनाव न हो एक को पकड़ लेने का। तो ये पूरा समाज आपको कंडीशनिंग दे रहा है आपको, और उसी को जो कंडीशनिंग है समाज की, जो हम सिखावन है, शिक्षा है, संस्कार है, इसी को पर्सनैलिटी, जरूरी भी है। आपकी पर्सनैलिटी को जरूरी है, ऐसा नहीं कि समाज में है तो आपकी पर्सनैलिटी भी आवश्यक है। वो शिक्षा, वो दीक्षा जिससे समाज में रह पाएंगे नहीं, लेकिन यही पर्सनैलिटी को मान करके कि बस इससे आगे कुछ नहीं है, और तब पीड़ा हो जाती है इसको पकड़ के। और इसी में एक को एक्सीड कर जाए, तो कह रहे हैं इसी पर्सनैलिटी में 2 तरह के लोग होते हैं। और अक्सर क्योंकि हमारा जो निर्माण है वो 2 से हुआ है, हम पॉजिटिव भी है, हम नेगेटिव भी है। इसमें प्रकृति ने द्वंदात्मक है। तो प्रकृति वाला जो गुण है, जो देह है, विचार है, मन है, भावनाएं हैं, जो प्रकृति का गुण है, वो 2 भागों में विभक्त है। एक तमोगुणी, एक रजोगुणी। हमारा शरीर भी तमोगुण में भी है और रजोगुण में भी है, विचार भी है, भावनाएं भी हैं, दोनों को के साथ गति करते हैं। दिक्कत कहाँ होती है? जब एक कोई ज्यादा हो जाए, तब
दूसरे के साथ हमारा कलह शुरू हो जाता है। आइए हम लोग थोड़ा सा विवेचन करते हैं आपस में फिर से इसकी, कि कहां पर अक्सर, क्योंकि ये जो सम्मा सती है, जो दूसरा सूत्र है, सम्यक दृष्टि के बाद क्या है दूसरा सूत्र? सम्मा सती, सम्यक जागृति। जागृति का मतलब तुम जाग जाओ, बुद्ध कह रहे हैं तुम सम्यक रूप से जाग जाओ। तो ये जो तुम्हारी पर्सनैलिटी है, इससे तुम और गहरे अपनी इंडिविजुअलिटी के साथ तुम जुड़ जाते हो। तो पर्सनैलिटी की खोल है थोड़ी सी टूटती है, और वही जब गहरी हो जाती है तभी हमारा झगड़ा झांसा होता है। तो सम्मा सती का मतलब है कि हम इस पर्सनैलिटी से बहुत ज्यादा हैं। तो ज्यादा हैं तो पहले पर्सनैलिटी को समझ लें, तभी हम समझ करके हम इंडिविजुअलिटी में जाएंगे। तो अक्सर जो हमारा बाहर का जीवन है, संबंधों का जीवन है, इन्हीं दो से हमारा अपना जो पर्सनैलिटी है, इन दो से ही अभिव्यक्त हो रही है समाज में। तो आप नेचर वाइज कोई एक लेकर के गुण जन्म ले रहे हैं, इन्हीं दोनों को बैलेंस कर दें तो स्थिति, बस हम सामंजस्य स्थापित करके उस तीसरे में सतोगुण में पहुंच जाते हैं, और सतोगुण से फिर इंडिविजुअलिटी में, अपने आत्मस्थ होने में सरलता हो जाती है, उस आनंद की स्थिति में। तो हम लोग थोड़ी सी विवेचना कर लेते हैं कि क्या कोई कोई अगर आप लोग कुछ थोड़ा सा बताएंगे कि कहाँ पे हमारा, कहाँ जीवन में तनाव हुआ है, इस कारण दूसरे से हमारा कभी कभी कलह हो जाती है, क्योंकि दूसरा जो सूत्र है वो कलह से ही जुड़ा हुआ है। क्रोध आ जाता है हमें, बार बार झगड़ा झांसा हो जाता है, किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है। क्यों हो जाता है ये अगर आप लोग थोड़ा शेयर करेंगे किस कारण हो जाता है, तब ये बात समझ में हम लोगों को आएगी। तो कोई कुछ कहेगा क्या? किसी को अगर कुछ इसमें कहना है तो हम लोग थोड़ा सा सभी लोग मिलकर, हाँ जी जी, अमृतो जी। स्वामी जी, मेरा तो जो एक्सपीरियंस जो था वो दाम्पत्य जीवन का था। हाँ। कि जब मैरिड लाइफ जीवन शुरू हुआ था, वैवाहिक जीवन के बाद वो एक कन्फ्लिक्ट खूब होती थी, और हम्म। कन्फ्लिक्ट का मुख्य कारण होता था सास और बहू। है सास। सास बहू, सास और बहू की जो कलह होती है ना, हाँ दो पाटन के बीच में मैं पिसता था। अच्छा। तो कबीरदास जी का वो दोहा मुझे उस वक्त समझ में आया कि दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोय। तो हाँ। सास और बहू के दो चक्के थे, उसके बीच में मेरी चटनी बनती थी। तो हम्म। उसमें फिर कभी मैं ज्यादा तो अपनी वाइफ को ही समझाने की कोशिश करता था, मम्मी को तो क्या समझाएं। तो वो फिर समझती नहीं थी, वो उसके हम्म। अपनी धारणाएं थी, वो सब ढूंढ ढूंढ के सब गलतियां निकालती थी। सारी की ये ऐसा, तुम्हारे भाई ऐसे, तुम्हारे पिताजी ऐसे, तुम्हारी मम्मी ऐसी। तो फिर मैं भी दुखी हो जाता था, परेशान हो जाता था, उस परेशानी में कुछ कह जाता था। फिर हम्म। धीरे धीरे चीजें बढ़ती गई, ज्यादा डिटेरेट होती गई, समझ नहीं आ रहा था। फिर उस वक्त मैं ओशो को थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया था। हम्म। पढ़ता ज्यादा था मगर इतना ध्यानवान से मेरा इतना ज्यादा वो था नहीं। उसके बाद कुछ समय ऐसे ही निकलता गया, ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन चलते गए। उसके बाद क्या हुआ कि ओशो धारा का यहाँ पे प्रोग्राम हुआ जोधपुर में। हम्म। उससे मैं जुड़ा, तब हम्म। मेरे को थोड़ा सा, तब थोड़ा चीजें बैलेंस होने लगी, मुझे समझ में आया कि क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं। हम्म। हम्म। फिर और इसके प्रोग्राम का पता चला, तो उसके बाद मैंने दाम्पत्य प्रोग्राम जो किया था, दाम्पत्य प्रज्ञा वाला, अकेले ही किया था। हम्म। तब मेरे को अच्छे से समझ में आया कि ये क्या हो क्या रहा है, कि मेरी जो पर्सनैलिटी है उसका पैटर्न ही ऐसा है कि रिएक्टिव हो जाता हूँ मैं बहुत ज्यादा छोटी बातों पे, और सामने वाले की बात को समझने के बजाय वो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। तो फिर
असली बात ये समझ में आई कि वास्तव में हमारा जो होना है वो हमने मन से अपना जो तादाद में वो बना लिया है, उसकी वजह से हम तुरंत आइडेंटिफाइड हो जाते हैं और तुरंत कलह में उतर जाते हैं। हम्म। तो फिर मैंने अपने ऊपर ज्यादा मेहनत करनी शुरू करी कि मेरे कौन से पैटर्न्स हैं, कैसे रिएक्टिव होता हूँ, क्या होता हूँ, हम्म। कब वो होता है। तो उससे फिर चीजें जो है, क्रोध और कलह, ये काफी कुछ सेटल हुए कि असली वास्तविक हमारा होना तो ये मन और ये तो है ही नहीं। हम्म। हमारा होना तो साक्षी है। तो ये हम जो है अभिनय, जो हमारा जो भी किरदार दिया है उसके साथ बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं, बहुत ज्यादा आइडेंटिफाइड हो जाते हैं। सामने वाला भी अपने किरदार में उलझा है, पर्सनैलिटी में, हम्म। मैं भी, दो पर्सनैलिटीज आपस में लड़ रही हैं, और चीजें जो है और ज्यादा खराब होती चली जाती है। तो जैसे जैसे ये अच्छा समझ में आया तो फिर बताइए, चलिए बताइए कि क्या पत्नी से झांसा झगड़ा झांसा हो जाता था तो क्रोध भी आता था आपको, ज्यादा एक्सीड कर बिल्कुल। जाते थे? वो हाँ। धीरे धीरे पहले तो हल्का सा वो रहता था, विचार ही रहते थे, फिर वो भाव बढ़ते बन जाते थे, भाव बनने के बाद फिर वर्बल हो जाता था कई बार बहुत ज्यादा। हाँ। उसके बाद जब वर्बल हो जाता था तो मैं बस नाराज होकर चला जाता था अपने काम पे। अब काम पे तो जाना ही होता है, तो हाँ। पूरे दिन वही। और फिर कभी ज्यादा गुस्सा आ जाता था तो पूरे दिन चित्त जो है अशांत सा रहता था। इस पत्नी तरह से अपेक्षा क्या चाहती थी, पत्नी चाहती क्या थी आपसे? वो तो बहुत सारी चीजें चाहती थी हैं? कि भाई, अब वो एक्चुअल में क्या है कि ऐसे तो ठीक है, उसकी भी पूरी गलती नहीं है, मगर अब कई चीजें अपने पेरेंट्स को अपन नहीं कह सकते हैं। अपन हम्म। ये चाहते हैं कि भाई आप समझो कि ठीक है, उनका तो जो है पैटर्न जैसा है, वो कोई चीजों की गलतियां निकालने का, कुछ कह देने का, है ना, वो सब चीजें रहती है कि भाई आप, वो जैसे मम्मी भी है या मेरे फादर तो नहीं कहते थे कभी कुछ, मेरी मम्मी अपने उसके भी मायके में कमियां निकाल देती थी उसके सामने ही। तो वो सब चीजें अपन अब मम्मी को तो नहीं बोल सकते थे वो, क्योंकि वो कई चीजें फैक्ट भी होती थी। अब वो हम्म। सामने वाला कैसे माने कि मेरे पिताजी गलत है, मेरी मम्मी गलत है। राइट। तो वो उसके रहते हमारे आपस में वो हो जाता था कई बार। माँ को और समझाया नहीं? माँ को कहा था? वो मम्मी, वो फिर वो मम्मी क्या है कि वो मेरे को देख के वो कुछ बोलना बंद कर देती थी। फिर वो ऐसे नहीं, वो उसका वैसे तो नहीं था, वो बोलने का तो था ही, मगर वो देखती थी कि मैं दुखी हो रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, तो फिर वो उसने बंद कर दिया धीरे धीरे सब कुछ बोलना करना। वो चुप ही रहती है। आपने अपनी पर्सनैलिटी को पहचाना, कौन से किस ग्रुप के हैं आप? कुछ समझ मैं में हूँ आया? वैसे बी ग्रुप का। अच्छा। कैसे, कैसे पता लगा? ये पता ऐसे कि मैं तो वैसे यूजली तो क्या है कि शुरू से देख रहा हूँ अपने आप को, इंट्रोवर्ट माइंड है ना। राइट। हालांकि उसमें अपने जैसे समझाया गया है कि जो कला की शुरुआत में ही करते, वो ग्रुप बी वाला ही करता है ना, वो हम्म। कमियां निकालता है, करता है। मगर एक्चुअली मुझे लगता है कि शायद मेरी मम्मी भी बी ग्रुप की है, वो करती थी जिसमें मैं इन्वॉल्व हो जाता था सेकेंडरी इन्वॉल्व में। हो जाती थी। राइट। कि वही जैसे उसने कुछ कह दिया तो फिर वो मेरी वाइफ आके मेरे को बोलती थी। अब मेरे को बोलती थी तो भाई, अब मैं तो ये चाहता था कि दोनों शांति से जिए, जैसे भी जितना अपना फ्रीडम से जिए उतना मेरे अंदर उस वक्त समझ थी। मगर हम्म। धीरे धीरे करते करते वो चीज क्या होती थी कि वो ऐसे ऐसे पॉइंट जो है चुन चुन के कहते हैं ना कि आदमी को सुना दी जाते हैं, कि वो अपना फिर धीरे धीरे नॉर्मल जो है उससे अब नॉर्मल हो जाता है, तो थोड़ी देर में ही। तो ये बार बार होता था पैटर्न, इसको मैंने देखा कि ये पैटर्न हो रहा है और इस तरह से चल रहा है। तो कई बार हमने, अब फिर पहले तो क्या हम सब साथ रहते थे, परिवार हमारा सब साथ था, तीनों ब्रदर और सब साथ थे। फिर मुझे लगा तो काफी दिन समय के बाद फिर हमने अलग अलग हो गए, मैं अपनी फैमिली आप के साथ। हार्श लैंग्वेज करते थे पत्नी के साथ? हार्श तो मतलब इतना कि भाई कि ज्यादा जैसे ऐसे कुछ नहीं, बहुत ज्यादा कभी नहीं किया मैंने। मगर हाँ ये है कि भाई वो भी जैसे मम्मी बोलती थी वैसे कभी कभी मैं भी, कि तुम अपने परिवार को देखो तो उनके अंदर वैसे है, जैसे सामने वाला गलती निकाल रहा है तो फिर मैं भी शुरू हो जाता था, वो जैसे होता है ना। मतलब माँ का पक्ष लेते थे ना आप? जो एक्चुअल में कुछ बातें तो सही लगती थी तो ले लेता था मैं। हाँ। सही गलत का, या माँ का पक्ष ही ले लेते थे? सही नहीं गलत नहीं, ऐसा अगर नहीं था, पत्नी। मुझे कई चीजें उस वक्त इतना इंसाइट तो था कि हाँ ये बात जैसे मम्मी भी कह रही है तो नहीं कहनी चाहिए, मगर अब वही है ना, पेरेंट्स को तो क्या बोलो। मगर अपनी कई उनकी बात सही होती थी, उसमें उनका पक्ष लेता था, कई इसकी बात सही होती तो अपनी मम्मी को भी बोलता था मैं।
कि भाई देखो ऐसा है, ऐसे ये इस तरह से। तो वो अब मेरे जाने का क्या है, मैं आज 6-8 घंटे तो बाहर रहता हूँ, फिर वो पीछे पीछे पता नहीं क्या होता है उनके बीच में, छोटी छोटी बातें आपस में होके फिर वो हो जाता था। तो ये सबसे बड़ा जो चीज थी उसके, हालांकि ये किसी ने मेरे को ज्यादा अध्यात्म की तरफ भेजा, कुछ तो मेरा शुरू से ही एक सेंसिटिव नेचर रहा, तो छोटी छोटी बातों से मुझे आहत बहुत ज्यादा होता था। उस वक्त इतना अवेयरनेस नहीं थी, उससे मैंने चोटें भी जिंदगी में खूब खाई, खूब लोगों की बेईमानियां सही, उसकी वजह से परेशानियां भी हुई। हम्म। तो ये था, उसकी वजह से मैं इंट्रोवर्ट होता, शुरू से नेचर इंट्रोवर्ट था, ज्यादा मुझे बाहर का कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था घूमने फिरने का, जैसे बच्चों को होता है कि जो जूते खरीदे ये खरीदे। तो अच्छा, किसी किसी को जब कोई बात कहनी हो, बुरी लगती है, तो क्या सीधे कह देते थे, देखो भाई तुम गलत हो, या थोड़ा सा हाँ, सोचो, वो तो शुरू सीधे ही कह देता था, सीधे ही तुरंत ही जो मुंह पे थी। ना? हाँ, तो सीधे ही। हाँ, ये तो कि देखिए क्या होगा, बी ग्रुप का बंदा जो है ना, वो एकदम एकदम तुरंत कह देगा, सत्यभाषी होता है, तुरंत ही कह देगा। और बिना लाग लपेट के सत्यभाषी होता है, उसका एकदम सत्य कह देगा। इसी में ए ग्रुप वाला जो है ना, वो उसमें थोड़ा शहद मिला के कहेगा। और कहे शहद मिलाने में क्या होगा, वो कुछ गलत भी बोल जाएगा। तो उसको उसको कहने का, उसको बढ़ा चढ़ा के भी कह सकता है, मतलब उसमें उसको दबा भी देगा बात को न कहने में। तो अगर तुम बहुत ज्यादा, अब देखिए, बी ग्रुप वाले को ए ग्रुप वाले से लेना है आपको। ए ग्रुप वाले के पास का है, मधुरता है। बी ग्रुप वाले को सत्यभाषी है वो बिल्कुल, लेकिन सत्यभाषी यानी हार्श, वही बात को उससे मृदुता के साथ कह सकते हो। बीच में कहनी तो बात है ही है, लेकिन कहने का जो है वो प्रथम वाले ग्रुप से ले लेनी है। और प्रथम वाला ग्रुप क्या कहेगा, प्रथम वाला कभी कभी वो कहने में गलत भी कह जाएगा, उसको पूरा के नहीं, सही गलत को वो वो कह जाएगा, डींग हाँक जाएगा, बढ़ा जाएगा। तो सत्य बोले प्रथम वाला, तो दोनों का मध्य आ जाएगा, संतुलन में आ जाएगा। करना क्या है हमें, अब माँ हो चाहे कोई भी हो, अपनी बात को प्रेम से माँ को भी समझाना है, पहले तो अपने को समझना है कि हम कहाँ हैं। और समझाने की लैंग्वेज हार्श जब हो जाएगी ना, यहीं पे हमें अपनी पर्सनालिटी को देखना है। बी ग्रुप की पर्सनालिटी है तो इंट्रोवर्ट है, और ए ग्रुप वाला बंदा अगर है, ए ग्रुप वाला जो है को उसको क्या है, वो सब चीजें जो है वो, जैसे ए ग्रुप वाला क्या है, वो चरित्र का प्रदर्शन करेगा, मैं अच्छा हूं, मैं सब बहुत बढ़िया हूं। लेकिन उसके साथ एक क्वालिटी है, वो भावनाओं को दबा जाएगा, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं करेगा। लेकिन धोखेबाज भी होता है ये, हैं? कहते कहते जो बात कहेगा उस पर अड़ा नहीं रहेगा। लेकिन इसके साथ दूसरा क्या है, दूसरा सच्ची बात कह देता है, तुरंत उघाड़ देगा, मुंहफट होगा, कुछ भी कुछ कह देगा। और ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसे लोग भी अगर आपके आसपास होंगे, आपकी शिक्षा अगर ऐसी होगी, तो ये गुण विकसित होगा। आपने देखा होगा ना कि आपस में बात करते हैं ना, झगड़ा हो जाएगा तो कहते हैं ना, अरे मैं तो होती तो दो मुंह जवाब दे के आ जाती, तुमने जवाब दिया कि नहीं दिया, पलट के जवाब दे देना चाहिए। ऐसे पेरेंट्स भी सिखाएंगे अपने बच्चों को। अब ये पेरेंट्स जो है बी ग्रुप वाले हैं, बी ग्रुप वाले क्या होंगे, तुरंत जवाब दे देंगे, वो रुका नहीं जाएगा उन पे। वो अगर बी ग्रुप का आपका फादर है या मदर है, तो बचपन से ही बच्चों को सिखाएंगे, कहेंगे कोई कुछ बोले तो एक का चार जवाब दे के आओ, उसको तुरंत ही उसका जवाब दे दो। ये बी ग्रुप के हैं, और ये झगड़े जहां से पहले शुरू करेंगे। बी ग्रुप वाला क्या कहेगा, ए ग्रुप वाला क्या कहेगा, कहेगा उसका देखो, उसका अगर पेरेंट होगा, अरे जाने दो, छोड़ो, अरे लड़ाई झगड़े में कोई बात नहीं है। तो ए ग्रुप वाला लड़ाई झगड़ा ज्यादा पसंद नहीं करेगा, झगड़ा जहां सा प्रथम वाला। और ऐसे फादर मदर भी होंगे ना उनके, तो वो भी समझाएंगे
जैसे फादर मदर उनके पेरेंट्स हैं, बच्चा आया लड़के, अरे वो समझा देंगे, कहे कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, ये देखो ये लड़ाई झगड़ा नहीं करते, इस तरह की बात करेंगे या ज्यादा कलह नहीं करते। ए ग्रुप वाले कलह से बचते हैं और बी ग्रुप वाले खूब सिखाएंगे भी और करेंगे भी, तुरंत जवाब भी देंगे और शिक्षा भी देंगे। यार कोई ऐसे थोड़ी हम दबने वाले हैं, लड़ जाएंगे, तुरंत तुरंत जवाब देंगे। तो अब क्या होगा, अगर एक ग्रुप वाला बहुत ज्यादा दबा देगा ना, मम्मी पापा अगर उससे लड़ाई झगड़ा नहीं, अब भीतर से बहुत ज्यादती हो गई तो वो सब चीजें दबा लेगा, इन सब चीजों को बी ग्रुप वाला जो है वो निकाल देगा और इस निकालने में उसका झगड़ा झांसा हो जाएगा। तो ये दोनों में पहली बात है, लेकिन दोनों में क्वालिटी भी है। क्वालिटी ये है कि वो झगड़े झांसे से बचना चाहता, और यही बचना अगर एक्सीड कर जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, यार जाने दो, और वो दमन में हो जाएगा, वो दमन में सब चीज से मुक्त होना चाहेगा, यानी अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा वो बात को जो कहना है। तो कहने में उसको अभिव्यक्त मुखर भी होना है, तो बात को कहनी भी है, और ये तुरंत ज्यादा मुखर हो जाएगा तो एक्सीड कर जाएगा तो लड़ाई झगड़ा भी हो जाएगा। तो आपको दबाना भी नहीं है। एक ग्रुप वाला क्या कहेगा, बात को कहे, तो बी ग्रुप वाले से क्या लेना है, उसको बी वाले से सत्य भाषिता लेनी है, और उसकी अपनी मधुरता तो है ही है, बात जो कोई आई है उसे सच्चे ढंग से कह भी देनी है। और बी ग्रुप वाले को क्या लेना है, ए से मधुरता लेनी है और उससे, और सत्य भाषिता उसकी है ही है। अगर ये दोनों बातें हो जाती हैं तो काफी स्थिति संतुलन में हो जाती है। तो ये चीजें, और चूंकि ये दमनवादी है इसलिए ये आगे चल करके इसको दिक्कत होगी, तरह की उस दमन से संबंधित बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, तो ये स्वामी जी, आगे एक्सीड कर जाएगा। तो आई थिंक अमृतो जी, आपको अगर ऐसे तो कोई नहीं, लगभग आप बैलेंस ही थे, वो इतना ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, लेकिन आप दो आप पार्टों के बीच में जैसे कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे यही हमें कहा सोचा जा सकता था कि अगर हम बी ग्रुप के हैं तो हमें सावधान रहना पड़ेगा कि हम सीधे तुरंत लड़ना भिड़ना चले जाएंगे। तो हमें थोड़ी सी स्थिति को, बी ग्रुप वाले को स्थिति टाल देनी चाहिए थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए स्थिति टाल दे, क्योंकि बी ग्रुप वाला एकदम तुरंत एक्साइट हो जाए, तुरंत पहल करना शुरू कर देगा। और ए ग्रुप वाले को क्या चाहिए, चीजों को दबाना नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा दबा देगा तो चीजें और विस्फोट कर जाएंगी, उसको अपनी मधुर भाषा के साथ सत्यवाद को कह देनी चाहिए। तो और कोई बात, चलिए आगे कहते हैं हम लोग फिर। स्वामी जी, मैं थोड़ा सा पूछना चाहता था कुछ। हाँ। मेरे तो मुझे 4 दिन एब्सेंट रहा ना, तो ग्रुप ए और ग्रुप बी का जिस तरह डिफाइन किए गए हैं उसके बारे में नहीं पता, तो आप छोटे से स्तर पर अगर बता देंगे। और दूसरा, जैसे स्वामी अमृतो जी ने अपना प्रश्न पूछा दाम्पत्य जीवन से रिलेटेड, तो मैं आपसे ये जानना चाहता था कि दाम्पत्य जीवन में दो अलग परिवेश में पले हुए मनुष्य साथ में रहने का प्रण लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, और ऐसे में परिवार के अन्य सदस्यों के साथ उनका मिलना और उनके साथ अपना तारतम्य बनाना कई बार दुविधाजनक हो जाता है। तो आपने एक बात तो ये बोली कि हम लोग एक अपना ऐसी दृष्टि डेवलप करें, सम्यक दृष्टि, उसमें देखने का भाव, समझने का भाव। तो अगर हम एक दूसरे के प्रति अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं, तो क्या हम उस नेचुरल चीज को दबा नहीं रहे कहीं पर? मतलब किसी भी तरह से जो एडजस्टमेंट्स हैं, तो इसका तो मतलब यही हुआ कि हम जो हमारा प्रकृति ने जो हमें जिस तरीके से बनाया किया हुआ है, हम उसको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज कर कर एक साथ रहने की प्रक्रिया में जुड़े रहना चाहते हैं सामाजिक दृष्टिकोण से। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो ये बात बहुत ज्यादा अच्छी तो है नहीं कि हम एक पर्सनालिटी या एक मुखौटा डालकर परिवार में या समाज में तो एक अलग तरीके से रहें कि मैं माता जी को चलो थोड़ा समझाऊं, थोड़ा वाइफ को समझाऊं,
और मैं बीच में अपना हनन करता रहूं या अपनी पर्सनालिटी को डिस्टॉर्ट करता रहूं, इस पूरी प्रोसेस में तो सभी कुछ गलत ही होता नजर आ रहा है। मैं किसी भी तरीके का भाव अपने अंदर पैदा करूं तो वो भी तो एक आर्टिफिशियल जेस्चर ही होगा कि मैं डिस्टेंस पे हो गया और मैंने कहा चलिए इसको इस तरह से एक्सेप्ट कर लेते। तो मैं इसको, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक भी तो एक पहले मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा आप मतलब किस तरह की पर्सनैलिटी को जानना चाह रहे हैं कि पीछे जो बात हुई थी, जो बात हो जी रही है कि हमारा जो नेचर है वो दो तरह के लगभग व्यक्ति होते हैं, एक रजोगुणी एक तमोगुणी, ये दोनों में सब में है ये। एक इनमें से कोई गुण ज्यादा हो जाएगा, एक आप दोनों से बने हैं। तमस का मतलब है कि जो जैसे नींद है, खाना पीना सोना जो है, ये सब तमो से। रजो का मतलब जिसमें आप कार्य करते हैं, आप ज्यादा ऊर्जा से भरे रहते हैं। तो क्या होगा, गुण जो जो जिसमें होगा उसके हिसाब से उसकी क्वालिटी होगी। तो क्या क्वालिटी होगी, जैसे रजोगुणी बंदा जो है ना, वो कार्य करना बहुत ज्यादा पसंद करेगा, धन कमाना, अपने को पद पे अच्छे पद पे पहुंचना और अपने को महिमावान श्रेष्ठ सिद्ध करना, ये उसकी क्वालिटी होगी। दूसरा क्या है, दूसरा इंट्रोवर्ट टाइप का बी ग्रुप का होता है इंट्रोवर्ट, उसको इन सब चीजों में ज्यादा रुचि नहीं होगी। तो वो क्या होगा, तो वो ज्यादातर बिल्कुल अंतर्मुखी होगा, ध्यानी होगा। लेकिन ये चीजें अगर दुर्गुण में बदल जाती हैं, दुर्गुण में बदल जाएंगी, तो एक ग्रुप वाले के खिलाफ हो जाएगा। जैसे वो प्रतिष्ठा चाह रहा है, तमोगुणी क्या है, वो वो प्रतिष्ठा नहीं चाहेगा तो इसके विरोध में हो जाएगा, इसके खिलाफ लड़ाई भी कर देगा। तो ऐसे लोग बाद में जैसे आगे जाकर के वो व्यापार करेगा, एक ग्रुप वाला क्योंकि वो प्रतिष्ठा चाह रहा है तो व्यापारी भी होगा, धन पैसा इकट्ठा करेगा। तो बी ग्रुप वाला क्या होगा, वो आलसी किस्म का होता है, वो ज्यादा श्रम में ज्यादा वो नहीं करेगा। तो अब उसको अगर उसकी जलन हुई तो इसके खिलाफ हो जाएगा। इसके खिलाफ क्या करेगा, जब धन यश पैदा, ये सब पैदा करेगा, पद प्रतिष्ठा, ये सब चीजें एक ग्रुप वाला खूब करेगा। रजोगुणी है ना, और तमोगुणी आलसी है। तो चाहता तो वो भी है, लेकिन उसका जो नेचर है वो आलसी है, लेकिन वो तब इसके विरोध में होगा। क्या करेगा, वो पत्रकार हो जाएगा, मीडिया का हो जाएगा, इसके खिलाफ हो जाएगा। तो साम्यवादी विचारधारा का हो जाएगा कि मतलब सबको बराबर मिलना चाहिए। अब वो उसके खिलाफ कहीं न कहीं वो खिलाफत करेगा कि यार सबको। और उद्योगपति वो तो पैसा इकट्ठा करेगा, पूंजीवाद को बढ़ावा देगा। तो ये इनके खिलाफ बी ग्रुप वाला क्या करेगा, बस केवल खिलाफत में हो जाएगा, वो नकारात्मक उसकी दृष्टि हो जाती है। लेकिन ये दृष्टि अच्छी भी हो सकती है। तो तमस में है आप अगर, तो आप सदैव नकारात्मक सोच लेकर के पैदा हो जाएंगे, आलोचना देखेंगे दूसरे में छेद कहाँ है। और ए ग्रुप वाले को ज्यादा मतलब नहीं है, उसको अपने प्रतिष्ठा से मतलब रहेगा, उसको धन वैभव, फिर पद पाएगा, फिर और बड़े पदों पर हो जाएगा, वकील हो जाए और अच्छा शिक्षक हो जाए तो एडमिनिस्ट्रेटिव पद पे जाएगा। और इस ग्रुप वाला क्या करेगा, ये ग्रुप वाला जो है वो बाकी पत्रकार, मीडिया में, और फिर क्या हो जाएगा, ये सब बाद में चोर डकैत भी हो जाते हैं। जो गरीब होगा ना, गरीब, वो धन के खिलाफ तो होगा, धन के खिलाफ होगा तो क्या करेगा, पैसा तो उसे भी चाहिए लेकिन श्रम नहीं चाहिए। तो क्या करेगा, चोरी से करेगा, कहेगा इसने धन बहुत इकट्ठा कर लिया है, चोरी से उसको ले आएगा। तो आलसी है ना, तो पैसा तो चाहिए उसको, तो ये बाद में चोर और डाकू हो जाता है। और इधर जो है, इधर हाँ चोर डाकू मतलब आलस से बस छीन झपट लो, छीन झपट से तो उसने भी लिया है। एक ग्रुप वाले ने धन ऐसे नहीं आता, उसने भी किया है गड़बड़। गड़बड़ ऐसे धन कहाँ, अगर ईमानदारी से धन कमाओगे इतना नहीं होगा, उद्योगपति हो जाओगे, वो भी तो चूसा ही गया है।
तो बी ग्रुप वाला कह रहा है यार इसने बहुत धन इकट्ठे किए हैं, बस थोड़ा सा मेहनत करनी है, रात को मार लेते हैं, डाका कर लेते हैं, ताकि श्रम आराम से अपना पांव पसार के सोए। कौन श्रम करे, इतनी मेहनत करे। तो ये बी ग्रुप वाला इस तरह से करेगा। और ए ग्रुप वाला जब क्या करेगा, जब और फिर वो गुंडा और दादा भी हो जाएगा, राजनीतिक पद पे हो जाएगा बी ग्रुप के वाले के हिसाब से। फिर ये क्या होगा, ये फिर बी ग्रुप वाला बाद में क्या, बी ग्रुप वाला जो है वो ज्यादा की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको अपनी आवश्यकताएं पूर्ति करने के लिए तो चाहिए, उसके लिए वो चोरी डकैती करेगा, पत्रकारिता में हो जाएगा, इनके खिलाफ सदैव हो जाएगा, या यूनियन का लीडर हो जाएगा उद्योगपतियों के खिलाफ, वो रोज मिल हड़ताल करेगा, ये करेगा। ये बी ग्रुप वाला करेगा इस तरह का। ये दुर्गुण है और इसी में वो पिसेगा। और बी ग्रुप ए ग्रुप वाले का अगर एक्सीड कर गया तो वो व्यापार में क्या होगा, इतना बढ़ जाएगा, उसकी जिंदगी नर्क हो जाएगी बहुत ज्यादा। अब देखो एक्सीड कर जाए, यही व्यापारी और एडमिनिस्ट्रेटिव पद पे एक्सीड कर जाए, और ये पद की दौड़, राजनीति की दौड़। अब ये देखो बहिर्मुखता अगर जाएगी तो कहाँ जाएगी, अब ये अपने मूल से सम्यकता से दूर जा रहा है ये इसी में जाएगा। और आगे क्या जाएगा, अगर बी ग्रुप वाला मिल गया, उसे परेशान किया, तो दादा गुंडा बटोरेगा और अच्छे राजनीतिक पद पे हो जाएगा। लेकिन ये इनकी दादा गुंडागिर्दी करने के आतंकवादी हो जाएगा बी ग्रुप वाला, कहेगा मैं ठाए ठाए करके मार दूंगा। ये क्रमशः ऐसे ये आगे बढ़ते जाते हैं। फिर ये बीच लास्ट में जाकर के इधर वकील हो जाएंगे, तो इधर ये क्रांतिकारी हो जाएगा बी ग्रुप वाला, और क्रांतिकारी होकर के उस वकीलों के खिलाफ जो है अदावत करेगा, तुम बहुत ज्यादा नहीं जानते, हम पूरी दुनिया को बदल देंगे। अंजी हाँ जी। मुझे आपने 3-4 बार मेंशन किया वकील का नाम, तो मुझे एक जोक याद आ गया जो भी याद करो कि एक हमारे यहाँ पे बहुत सीनियर वकील है, तो जब वो अपने मुवक्किल को समझा रहे थे मेरे सामने ही बैठ के कि तुझे क्रॉस एग्जाम में ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है, तो वो कह रहा था कि नहीं नहीं सर, इससे तो ऐसा होगा, चोरी का केस था। तो उसने कहा कि नहीं, इससे तो हो सकता है ऐसे लगे, मैं ऐसे नहीं, अगर ऐसे बोल दूं, ऐसे बोल दूं। तो जब 5-4 बार मुवक्किल सुन नहीं रहा था, तो वो वकील साहब बोले कि तुझे मैं जो समझा रहा हूँ समझ नहीं आ रहा क्या आराम से, कि तू हमारे से बड़ा चोर है क्या, तुझे ज्यादा पता है चोरी कर बोला कि तू वकील से बड़ा चोर हो जाएगा क्या, मुझे पता है क्या तू अभी देखिए सुनील जी की बात पे आते हैं। सुनील जी का यही है कि हम समाज में, जिस समाज में घर परिवार में रह रहे हैं, उनके साथ संबंधों को कैसे ठीक रखें। कह रहे हैं कि क्या हम संबंधों को निभाने में मुखौटे तो नहीं ओढ़ लेंगे। इनका मूल प्रश्न प्रसंदेह यही है कि हम मुखौटे ओढ़ लेंगे तो हमारी जो रिलेशनशिप है हमारी, हाँ जी, तुम्हारा प्रश्न आज सृष्टि को लाए नहीं बेमतलब कि हम तुम्हारी तो सोचते। स्वामी जी, मैंने सृष्टि को बोला था कि अब स्वामी जी ने भी डिक्लेयर कर दिया कि तुम आलसी हो, लेट उठती हो। तो देखो गलत शब्द बोले, तुम गलत बोल गए, आलसी कह के तुम मेरे साथ लड़ाई झगड़ा। तुम यही कहो कि आलसी होना अच्छी बात है, गलत बात थोड़ी है। बहुत तो आलसी ही विश्राम में जाता है, वही समाधि में जाएगा। विश्राम तो वही जानता है ना, उसके अच्छे भी तो गुण हैं। उसने जितनी जल्दी वो आराम से समाधि में चली जाएगी। आलस से अच्छा गुण है, तुम आलस दे के उसे भड़का दिए। तो उसने हम पता क्या जवाब दिया, उसने कहा कि ओशो ने एक प्रवचन में ये कहा है कि स्त्रियों की नींद पुरुषों से थोड़ी ज्यादा, पता नहीं कहाँ सुना है उसने ओशो को। उसने कहा कि ओशो ने कहा कि स्त्रियों की नींद पुरुषों से कुछ ज्यादा होती है, तो इसलिए मैं आराम से सो रही हूँ। मजेदार है। हम आते हैं मुखौटा नहीं ओढ़ना है, लेकिन बहुत जैसे समाज को चलाने के लिए बाहर से थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, 10% जरूरत पड़ती, हर समय नहीं, 10% आपको जरूरत पड़ेगी फेस वैल्यू मेंटेन करने के लिए। वो भी बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हमारी पर्सनैलिटी किस तरह की है, हम उसको मुखौटे की तरह ना लीजिए।
पर्सनैलिटी अगर हमारी ए ग्रुप की है तो हम दमनवादी हो ही जाएंगे। अगर देखिएगा दमनवादी या बी ग्रुप के हैं, आप पत्रकार मीडिया में रहे, पता नहीं आप स्वभावगत गए कि नहीं, अब ये कहेंगे हर चीज को हार्श लैंग्वेज में कहेंगे। तो अधिक लैंग्वेज में वही लैंग्वेज कहनी है, हार्श लैंग्वेज में नहीं कि वो लड़ाई झगड़े वाली बात आ जाए। थोड़ी मधुरता लेनी है, कहनी तो अभिव्यक्त करना ही है, लेकिन पत्रकार मीडिया या इस तरह के लोग जो है ना, प्रथम प्रतिष्ठा वाले को उसके खिलाफ बोल देंगे, आलोचनात्मक। लेकिन आलोचना मीठे ढंग से भी हो सकती है, जितनी हो जाए। दिक्कत वहां होगी जब आप कहोगे भी और थोड़ा उसमें लैंग्वेज को ज्यादा कटुपूर्ण कर दोगे, तब ए ग्रुप वाले के पास शक्ति भी है, सब कुछ भी है, वो आपका नुकसान कर देगा और वो फिर वो आगे बात बढ़ती जाती है। बात इतनी है कि अगर तुम बी ग्रुप में ज्यादा हो, आप मतलब तमोगुणी हो, तो तमोगुणी की क्वालिटी है वो मुंहफट होगा, जवाब देगा आपको। वहीं पर आपको संतुलन, आपका झगड़ा झांसा जो होगा ना, वो एकदम तुरंत जो है वो आलोचना हो जाएगी। आलोचना में जो लैंग्वेज करोगे ना, एकदम सटीक, जो बिल्कुल चुभ जाए, ए ग्रुप वाले को ऐसे कर दोगे, तो इससे आपकी लड़ाई होगी, इससे आपके झगड़े होंगे, तो इससे कलह होगा। और क्या, चूंकि आप बी ग्रुप में हो तो आप आलसी हो, और ए ग्रुप वाला अगर ज्यादा व्यापारी वर्ग का हो गया, कमाना, पत्नी चाह रही है, अभी देखिए, पत्नी चाह रही है सो आराम, महल हो, कोठी हो, बंगला हो, ये सब हो, और पति अगर बी ग्रुप का है तो उसको ये सब ज्यादा में नहीं जरूरत पड़ी, वो थोड़े में अपना काम चलाएगा। इसका ये बड़ा गुण है, वो ज्यादा आलसी है ना, इन सब चीजों की जरूरत नहीं, थोड़े में ही काम चलाएगा वो। मतलब कहने की इतनी जरूरत नहीं है। देखो, बड़ी, अगर तुम देखो ना, पत्नियों से पूछो, सुनो ए कुलदीप जी, ये बताओ कि असल में जो भोजन जैसे शाम को बनता है, अगर सुबह का भोजन रहे तो, अगर सुबह का थोड़ा बचा भोजन है तो खाना बनाने के लिए जब पूछती है तो क्या सृष्टि कह देती खाना थोड़ा बहुत है, इसी से चल जाएगा, ऐसा कहती है, या और बनाएगी, ऐसा कहती है? नहीं स्वामी जी, मैंने जनरली देखा है कि वो बहुत बार ऐसा होता है कि बाद में जब खाना बनाया पता चला कि फ्रिज में ये भी रखा हुआ था। कई बार मैं ही बोलता था कि यार एक बार खाने से पहले चेक कर लिया करो फ्रिज, तो वो नया खाना ही बनाने चलती है, ज्यादातर शुरू से उसकी आदत है ये। अच्छा, नहीं, जो उसका उपयोग नहीं करती। मतलब मैंने तो ज्यादातर देखा, मैंने उसको पहले मैं कई बार बोलता था कि जब ये रखा हुआ था तो तुम देख लिया करो एक बार, लेकिन उसकी टेंडेंसी रहती है कि नया जाके फ्रेश खाना बनाना। राइट, बी ग्रुप वाला क्या होता है, बी ग्रुप वाला इन सब चीजों में भी वो होगा कि अरे जरूरत से जरूरत क्या है, बेमतलब की, जैसे मेरी भी आदत है ऐसी, क्या नेसेसरी, क्या जरूरत है। मैं जैसे बी ग्रुप का हूं तो मेरी भी आदत है कि जरूरत क्या है, जैसे एक कपड़े से काम हो जाए तो दो कपड़े की जरूरत नहीं। जैसे एक ग्रुप वाला है, तरह तरह की वैरायटी ऑफ क्लॉथ्स चाहेगा, हम उसकी अलमारियां सजी रहे पूरा इन सब चीजों को, उसको चूंकि वैभव ऐसो आराम चाहिए ना। और बी ग्रुप वाले को फिर, अब देखो, पत्नी ऐसी मिल गई अगर, तब वो हर वक्त मांग करेगी ना, तो इनमें कलह हो जाएगी। पत्नी अगर मिल गई, हाँ, अगर दोनों एक ग्रुप के मिल गए तो फिर दोनों मजे की, दोनों कमाएंगे धमाएंगे। तो इनके विपरीत ग्रुप अगर मिल गए तो इनके साथ कलह होगी, हर जगह कलह होगी। पत्नी अगर बी ग्रुप की मिल गई तो कहेगी भोजन तो रखा हुआ है। अब जैसे कह रहे हैं ना, अब ये ग्रुप के हैं, बी ग्रुप के हैं, तो पक्का ही है, पता नहीं कैसे वकील हो गए। इन वकीली तुम्हारी चल नहीं पाएगी, ज्यादा आराम से चलेगी। हो तो तुम बी ग्रुप के ही चला रहे हो, वैसे तुम भी आलसी हो नंबर 1। तो वो क्या करेगा, वो कहेगा बी ग्रुप वाला, ये जो ग्रुप एयर ग्रुप भी है ना स्वामी जी, मैं भी इसमें रिसर्च में लगा हुआ हूँ। इसका कोई खास वो नहीं है स्वामी जी, कोई साइंटिफिक नहीं है ये, बिल्कुल नहीं भी है, नहीं है, क्योंकि नहीं इसका
क्योंकि साइंस ये कहता है कि अगर कोई चीज को हम ऐसा एक्शन करेंगे तो इसका ये रिजल्ट होगा। लेकिन ह्यूमन पर्सनैलिटी इज हाईली कॉम्प्लेक्स। तो ये एक बहुत मोटा सा विभाजन है, लेकिन मैं खुद ही देख रहा हूं इसमें कि कभी मुझे लगता है मैं ग्रुप ए में हूं, कभी उसकी कोई किताब जैसे कल मैंने एक और स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी की किताब पढ़ी, मस्ती भरी जिंदगी, अमृतो जी ने बताया था। तो जब मैं उसमें देखने लगा, फिर सोचा यार मेरा तो ग्रुप ही गड़बड़ हो गया ये। फिर दूसरी में कुछ सुनता हूँ आपसे, फिर लगता है फिर मेरा ग्रुप गड़बड़ हो गया। ये जो है ना। आप देखो, मोटी बात समझो, मोटी बात समझ लो, ग्रुप तो है, इस बात को पक्का समझ लो, ग्रुप तो है, लेकिन समझ कहां नहीं आती? समझ इसलिए नहीं आती कि लगभग आप बैलेंस्ड हो। अब मैं उनके लिए है, समझिए, उनके लिए है जो बार बार दिक्कत हो रही है, उनके लिए है जो अति व्यापार से दिक्कत कर रहे हैं, उनके लिए है जो अति आलोचनात्मक वजह से जिंदगी नर्क हो जा रही है, उनके लिए जो एक्सीड कर रहे हैं। तमो रजो को जो बैलेंस कर दे रहे हैं उनका थोड़ा बहुत होगा, लेकिन वहां पे भी अगर झगड़े झांसे होंगे, राइट, हाँ, तो स्थितियां कभी कभी ऐसे तो होंगे ही, विपरीत पर्सनैलिटी के लोग होंगे, लेकिन अब जिंदगी नरक हो गई, मरने जुड़ने पे आ गए, तब अपने को जरूर देखना कि आपका सब कुछ गड़बड़ होगा, तब देखिएगा इनमें से एक जरूर आपका अति कर जाता है। संबंधों में अगर गड़बड़ हो रही, बार बार क्रोध आ रहा है किसी कारण से, तो क्रोध का कारण क्या है? इसका यही है, सम्मा सती का मतलब है एक चीज आप में, वो जो सतोगुण, जो रजोगुण है, तमोगुण है, वो बैलेंस्ड नहीं है, बस इतनी बात। और बैलेंस इसीलिए नहीं कि कोई एक गुण आप लेकर के, या तो आप भिड़ जा रहे, अननेसेसरी जरूरत नहीं है, तो बी ग्रुप वाला अनावश्यक किसी से ही भिड़ जाएगा, अनावश्यक उसको आलोचनात्मक होगा ना। और ए ग्रुप वाला ऐसा होगा कि अपने कार्य में, हाँ जी, जी अमृतो जी। स्वामी जी, जो सुनील जी ने जो कहा कि हम अलग अलग अपब्रिंगिंग में हमारी होती है, फिर हम मैरिटल उसमें वेडलॉक में बनते हैं और सारे रिश्तेदारों से हम जुड़ते हैं, जो कि सब अलग अलग ढंग से कंडीशनड है ना। तो अब दो जने जब करीब आते हैं, अब अपन उसको सम्यक जागृति के हिसाब से देखें तो मैंने देखा 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। पहला कॉम्बिनेशन तो ये है कि दोनों एक ही ग्रुप के हों। ये हालांकि अब जैसे जब शादी होती है तो इतना कुछ ज्ञान होता नहीं है कि ये भूत और ये सब चीजें भी होती है, तो शादी तो ऐसे ही कर लेते हैं। मगर बाद में जब दिक्कतें आती है तब समझ में आता है। तो पहली चीज तो है कि दोनों यदि एक ही ग्रुप के हैं, एक ही भूत प्रकृति के, तो ज्यादा नहीं होता दिक्कत, वो बस थोड़ा सा हल्का फुल्के से चल जाती है जीवन। दूसरा जो देखा है कि वो यदि ऑपोजिट ग्रुप के हैं, ऑपोजिट ग्रुप में दो पॉसिबिलिटीज हैं कि यदि दोनों संसारी हैं, दोनों को बिल्कुल अध्यात्म का कुछ भी टच नहीं है, जरा सा भी टच नहीं है, तो वो दोनों फिर उनके लिए सॉल्यूशन यही होता है अल्टीमेटली कि बिल्कुल कलह चलेगी, या तो कोई हस्बैंड दारूडिया हो जाएगा, रोज गाली गलौज होगी, और फिर अल्टीमेटली कुलदीप जी के पास पहुंचेंगे वो तलाक के लिए। और कुलदीप जी उसका बढ़िया तलाक वाला करवा देते हैं। तो एक सॉल्यूशन तो ये है कि डिस्टेंसिंग हो जाए, क्योंकि पर्सनैलिटी जो है, इंटरपर्सनल डिस्टेंस बढ़ जाएगा। ये यूजली हम छोटी छोटी चीजों में करते हैं कि यदि ज्यादा कलह हो जाती है तो एक एक कमरे में बैठा है, दूसरा दूसरे कमरे में बैठा है। जैसे मैंने आपने बताया था, मेरा फ्रेंड है, ऑस्ट्रेलिया रहता है, तो उसका वो बता रहा था कि 6 महीने से हम हस्बैंड वाइफ अलग अलग कमरे में ही रहते हैं, बस थोड़ा बहुत हाय हेलो होती है और कुछ भी नहीं हो रहा है। तो एक चीज तो यदि दोनों ऑपोजिट ग्रुप के हैं और दोनों संसारी हैं, तो एक ही सॉल्यूशन है कि वो डिस्टेंस। और यदि वकील के अंदर भी आध्यात्मिक बुद्धि नहीं है तो वो उनको उसी में डिस्टेंस ही करवा देगा। दूसरी चीज है कि यदि ऑपोजिट ग्रुप के हैं और दोनों ही आध्यात्मिक है, सपोज करो ऐसा हो जाए कि अपने वशोधरा से मैरिज हो जाए किसी की, जैसे, और दोनों ही आध्यात्मिक है, तो वो अपने पर्सनैलिटी को वैसे ही ट्रांसेंडिंग फेज में है, दोनों पर्सनैलिटी को ट्रांसेंड कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं, तो दोनों प्रज्ञा के तल पे जिएंगे। तो प्रज्ञा के तल पे जब जिएंगे तो वो दोनों समझ पाएंगे कि दोनों को स्वतंत्रता देना, दोनों की अपने लाइक्स डिसलाइक्स है, फ्रीडम है, तो उनका जीवन भी जो है वो आराम से चल सकता है। तीसरा जो कॉम्बिनेशन है कि एक आदमी स्पिरिचुअल है और एक आदमी वर्ल्डली है, एक ही यात्रा कर रहा है, एक ही आध्यात्मिक यात्रा है,
और एक की आध्यात्मिक यात्रा नहीं है। तो जिसकी आध्यात्मिक यात्रा है उस पे सारा दामोद, उस पे सारा वो होगा, वो चाहे उस पे सारा उसको ही, उसी को सारा वर्क करना होगा। वो समझेगा कि भाई ये असली चीज क्या है, कि सामने वाला मूर्छित है, और आउट मूर्छित है इसलिए अपने पर्सनैलिटी के साथ आइडेंटिफाइड है, और पर्सनैलिटी के साथ आइडेंटिफाइड है तो वो इस तरह का व्यवहार कर रहा है। और दूसरे के अंदर भी समझ आएगी तो अपने को देखेगा कि मेरे पर्सनैलिटी में क्या चीज अधिक है क्या कम है, तो उसको वो बैलेंस करके पहले तो वो सत्व की तरफ आएगा, और फिर वो ही उसी के ऊपर सारा वो रहेगा कि वो किस तरह से अपने दाम्पत्य जीवन को यदि वो चलाना चाहता है सुंदर तरीके से। जब उसको समझ में आ जाती है बात ये कि कहाँ भूल हो रही है, तो फिर वो उस अपने उसका कॉन्शियस लेवल तो बढ़ेगा ही। और इकहार्ट कहता है एक जगह कि सारे जो ये रिश्ते होते हैं ये आपके कॉन्शियस लेवल को बढ़ाने के लिए ही इस तरह से बनाए गए हैं। इसको इस तरह से डिजाइन इसलिए किया गया है ताकि आप कॉन्शियस हो। परमात्मा ने, अस्तित्व ने आपको यहाँ पे खुश होने के लिए तो भेजा है, मगर जो आपकी खुशी का जो ओरिजिन है वो कॉन्शियसनेस से हो, वो सिचुएशनल नहीं हो कि बस। तो दो तरीके हैं, एक यदि दोनों ही मूर्छित हैं तो डिस्टेंसिंग के अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। दूसरा सॉल्यूशन है कि यदि दोनों में से एक जना भी यदि समझदार है, थोड़ा सा समझदार मतलब प्रज्ञावान है, आध्यात्मिक टच है, तो वो साक्षी होना वो इनर डिस्टेंसिंग है। एक तो आउटर डिस्टेंसिंग है कि हम जगह ही बदल लें, दूसरी इनर डिस्टेंसिंग है कि हम अपनी पर्सनैलिटी से डिस्टेंस करना शुरू करें, क्योंकि वो मेन कलह का कारण है। और जैसे जैसे बैलेंस हो जाएंगे गुण तो वो डिस्टेंसिंग बढ़ती जाएगी। जिस डिग्री के अंदर साक्षी भाव या डिस्टेंसिंग बढ़ेगी उसी अनुपात में मेरा ऐसा अनुभव है कि वो कलह खत्म हो जाता है। तो मैंने ज्यादा मेहनत करना तो अपने ऊपर शुरू कर दिया था, और उसी का है यस, कि अब काफी हद यस, तक यस, ठीक है। यस, मेहनत अपने पे ही करिए। हाँ, अरे सुनील जी की बात चलने दो, तुम लोग अपनी ही बात करने लगे। सुनील जी के ऊपर जरा। मैं अपना थोड़ा सा बस जरा सा शेयर करना चाहूंगा कि जो जो मेरे जीवन का अनुभव है, जैसे है ना, हालांकि मैंने देखा है अमृतो जी ने जो अपना अनुभव शेयर किया कि ये बहुत कूल हैं। अमृतो जी, मैं इनको 12-15 साल से देख रहा हूँ। मैंने कभी इनको रिएक्टिव नहीं देखा, पता नहीं कभी रहे होंगे रिएक्टिव तो अलग बात है। तो मैंने नहीं देखा इनको कभी कि कोई चीज रिएक्शन में या तेज एकदम ऐसे। लेकिन एक चीज, मैं चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे कहीं भी कोई भी रिश्ता हो, एक चीज जो मैंने महसूस की है कि जो मोह होता है, मोह, वो हमारे रिलेशंस पे और जो रिलेशन का जाल है हमारे इर्द गिर्द, उसको सबसे ज्यादा अगर कोई चीज प्रभावित करती है अकॉर्डिंग टू मी, तो वो माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, तो वो मोह है। कैसे? कि जैसे सपोज हम पत्नी और माँ से डील कर रहे हैं, तो अगर हम, क्योंकि ये स्वाभाविक है कि पुत्र एक थोड़ा सा, चूंकि माँ से जन्म हुआ और माँ, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बायस तो होते हैं हम, कहीं ना कहीं। और चूंकि पत्नी दूसरे के परिवार से आती है, उससे हमारा ब्लड रिलेशन नहीं होता है, तो मतलब मैंने खुद भी देखा था कि कहीं ना कहीं हम बायस्ड होते हैं थोड़ा सा। हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारे मदर फादर या भाई बहन सही है, पत्नी उतनी सही नहीं है, ऐसा अमूमन पाया जाता है। तो यदि, अच्छा, फिर इसी तरह जैसे हमारे मान लिया बच्चों की कहीं शादी हो रही, तो हम क्या सोचेंगे कि हमारा बच्चा ही सही है। मतलब अगर कोई बात हमारे सामने रखी जाती है तो हमारा बच्चा ही सही है। मुझे लगता है कि अगर ये इस पॉइंट को, इफ दिस पॉइंट इज टेकन केयर ऑफ, तो मुझे लगता है 90% हमारे सही गाड़ी चल सकती है। क्योंकि अगर जैसे मेरी शादी जब हुई थी तो मैं देखता था कि कई जगह मेरी माता जी बहुत गलत होती थी, तो मैं उनको बोल देता था। मतलब जैसे आपने सही कहा, मैं बी ग्रुप हो तो मैं मुंहफट था, शुरू से ही मैं बोल देता था कि भाई अगर ऐसे करोगे तो ये तो। कई जगह मुझे लगता था कि सृष्टि की बात ठीक नहीं है, तो मैं उसको टोक देता था। और इसमें अभिनय का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि जब आप खाली अपनी मदर से बात कर रहे हाँ, हो। चलिए ठीक है। बात बात ये कुल हाँ, इतना ध्यान रखिए ध्यान कि हम लोग ध्यान की यात्रा पर हैं, दुनिया को सुधारने की यात्रा पर नहीं है। हम अपना ख्याल रखेंगे, ऐसे तो जगत में झगड़े झांसे होते रहेंगे। कोई किसी को भी एकदम, जो व्यक्ति पूछने आ रहा समस्या का, उसका एक पार्ट है प्रज्ञा पार्ट। इसी प्रज्ञा से आप पूरे ध्यान की यात्रा करनी पड़ेगी, तब ये बात ज्यादा समझ में आएगी।
अभी तो ये अंधे की लाठी की तरह है। आपको जिस दिन ध्यान फलित होगा, इंडिविजुअलिटी में, अपने मूल में जानने के लिए, आपको जाने के लिए, समझ लो, आप इसी बात पे सोच रहे हो कि सारी चीजें हल हो जाए, एक पार्ट पे हल नहीं। उसको देखिए, हम लोग पहली बात तो है कि हम इस यात्रा पर चल रहे हैं। इस यात्रा पर चल रहे हैं तो जगत में, संबंधों में कहां कहीं अगर उलझाव आ जा रहा है क्या, उससे हम अपने को कैसे बच सके। दुनिया की फिक्र थोड़ी नहीं करनी है, माँ है, पिता है, संबंध है, भाई है, बहन है, सबको थोड़ी सुधार दोगे। अरे ये सब सब अपने हिसाब से ये बने हैं, वो कहां से उनकी यात्रा है, सभी की। आप अगर उस यात्रा पे हो, उसी में, उसी सराय में ठहरे हो, सराय ही कहे, मान लो परिवार का, संबंधों का एक सराय है, उसमें आप अगर इस यात्रा को चुन रहे हो, तो कहां कहां आप कैसे इस स्थिति से बच सकते हो और जिसको छोड़ सकते हो, उनमें क्या कर सकते हो, उसमें आपकी पर्सनैलिटी, अगर उलझ रहे हो तब पर्सनैलिटी का थोड़ा रोल है। बात तो असली है जागरूकता की, ध्यान से, समाधि से ये बात आएगी। वहां पर अगर अगर आपका उलझाव हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ध्यान की यात्रा पर हो, तो अगर आप ये ग्रुप में हो तो सावधान, आप बहुत ज्यादा धन पैसे कमाने के चक्कर में ज्यादा, फिर आप धीरे से वापस आ जाइए। वहां बार बार आपकी कहाँ दिक्कत होगी। हर एक ग्रुप वाला अगर आध्यात्मिक यात्रा पे निकल रहा है तो उसको इन सब चीजों से सावधान रहना चाहिए कि कहीं क्या होगा। अब एक ग्रुप वाला आध्यात्मिक यात्रा पे जा रहा है तो वादा बहुत कर देगा, वादे में बहुत ज्यादा उसकी दिक्कत, क्योंकि वो आदर्शवादी है। वो कहेगा ये भी कर दूंगा, चलिए ये भी तुम्हारी बात, अब बाद में वो परेशान हो जाएगा, यार यार उससे वादा कर लिया मैं, हैं, उससे वादा कर लिया। अब ये परेशानी होगी, आध्यात्मिक यात्रा उसकी रुकेगी, अब उसके लिए संसार में जाना होगा। तो उससे भी ग्रुप वाले से ले लेना है कि भैया उसी समय अच्छा है ना कह देना। एक ग्रुप वाले को अगर हो तो आप पहली बात तो आध्यात्मिक यात्रा पे निकल रहे हो, स्पिरिचुअलिटी पे, तो संसार में कहां उलझोगे, यही उलझोगे। एक ग्रुप वाला यही उलझेगा कि वो कह देगा, आदर्शवादी है ना, इसलिए किसी को ना नहीं करता हो, और ना नहीं करेगा तो वो कह करके फिर उलझ जाएगा, फिर कहेगा यार उससे वादा कर लिया, अब उलझा वहीं। और बी ग्रुप वाला तुरंत ना कह देता है, तुरंत। तो बी ग्रुप वाले से वो तुरंत आपको सावधान यहाँ रहना है। आगे सावधान आपको ये रहना है कि आप पैसे पैसे वैसे कमाने के चक्कर में अगर आध्यात्मिक यात्रा को, नहीं तो इसे कमाओ, अपनी जिंदगी बर्बाद करो। धन लेकर के क्या करोगे, पद लेके करोगे क्या, बाद में अपने से नहीं जुड़े तो सब वहां पे एक ग्रुप वालों को सावधान रहना पड़ेगा। आगे क्या रहेगा, आगे वो चूंकि बुकिस, किताबी कीड़ा भी होगा वो आगे जा करके, तो वो किताबों को पढ़ पढ़ करके झूठा झूठा पंडित भी हो जाएगा, पूरी उसको ये भ्रम हो जाएगा। अच्छा शिक्षक, उसको ये भ्रम हो जाएगा मैं सब कुछ जानता हूं, और बाद में वो रीता कर अंतर यात्रा उसकी रुक जाएगी। तो यहाँ उसको सावधान रहना है, बस यही। और उसी को सावधान रहना है जो अंतर यात्रा पे जा रहा है। और पड़ोसी को, बगल वाले को, विपरीत ग्रुप वाले से हमें सावधान रहना है कि देखो ये बी ग्रुप वाला है, इससे मुझे सावधान रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई मुफ्त आ रहा है, अच्छा यार वो उस ग्रुप का है, छोड़ दो, क्या होगा, आपको छोड़ देना पड़ेगा, नहीं तो एक ग्रुप वाला लड़ लेगा, वो उसके विरोध में उसकी प्रतिष्ठा दांव पे लग जाएगी। तो अगर हमारी समझ है तो तुरंत हम उसको, एक समझ है कि ग्रुप वाला है, मेरा झगड़ा झांसा हो जाता है, वापस आ जाएगा, मुखौटे नहीं ओढ़ेगा। लेकिन केंद्र में क्या है, हम लोग अपने को, स्वयं को, इंडिविजुअलिटी की तरफ जा रहे हैं। तो जहां अगर समाज में ऊर्जा, यही ऊर्जा तो हमें उधर लगानी है। समाज में कहां कहां आप उलझ जा रहे हो, बहुत ज्यादा ऐसे उलझ जा रहे हो, निकल आ रहे हो तो कोई बात नहीं, उलझ जा रहे हो, बार बार उलझाव रहे, वहां से सावधान। वहां अपनी पर्सनैलिटी को एक्सीड मत कर देना। अब एक व्यक्ति ध्यान की यात्रा पर जा रहा है तो सावधान, एक ग्रुप वाले को इन सब चीजों से दमन करेगा ज्यादा, और वो दमन
धर्म की, आगे आध्यात्म की यात्रा पर रोकेंगे, तो आगे हम ये भी बताएंगे कि अगर हम दमनवादी रहे तो हम कैसे इस क्रोध से, क्योंकि क्रोध ही तो है सारी दिक्कत है, अहंकार का मुख्य कारण तो क्रोध है ना। क्या किए, अब देखो, न्याय, सत्य, करुणा ये प्रथम पे है, और दूसरे पे है, दूसरे पे क्या है, दूसरे पे है वादा। वादा करो तो किसी को वो फिर पूरा जरूर करो, फिर बाद में परिवार समाज आता है, फिर बाद में आपका स्वास्थ्य आता है, ये क्रमशः है। अब क्या किए इसमें, आपका न्याय, वादा, वादा जो है, न्याय और करुणा अगर तुम्हारी दांव पे लगी हुई तो वादा तोड़ दो। अब भीष्म पितामह क्या किए, न्याय और करुणा सब कुछ दांव पे लगी थी, वादे को लेकर के सारा महाभारत युद्ध हुआ ना, केवल उसी कारण से। तो इसको प्रथम पे रखते तो बात खत्म हो जाती, लेकिन अब एक पर्सनैलिटी के कारण वो जो वादे, इसमें जो एक ग्रुप वाला है वादा पे जो है अड़ जाएगा, तो उसकी वजह से उसका आध्यात्मिक यात्रा गड़बड़ हो जाएगी। समझ लीजिए कि हम अगर हमारी जो मतलब स्वभाव है कि हम ए में हैं, हमारा स्वभाव है कि हम पद प्रतिष्ठा ध्यान धन भाव इन सब में है, तो इसी से उसका नुकसान भी हो जाएगा आध्यात्म में, उसको थोड़ा सा। और बी ग्रुप में है, आलसी है, तो थोड़ा सा कर्मठ हो जाइए, क्योंकि ध्यानी हो तो जैसे बी ग्रुप वाला ही ध्यानी होगा ना, बी ग्रुप वाला चूंकि अंतर्मुखी जो होगा, इंट्रोवर्ट होगा, वही ध्यानी होगा, लेकिन वो खाली ध्यान आपको कहाँ, वो उदासीनता में ले जाएगा। तो बी ग्रुप वाले से हमें नृत्य भी लेना है, क्योंकि बी ग्रुप वाला चूंकि बहिर्मुखी है, बाहर है, वो भक्ति होगा, नृत्य करेगा, उत्सव करेगा। तो एक सामंजस्य स्थापित करने के लिए ध्यान के बाद फिर हमें उत्सव में भी आना है, तो उसकी जो डीमेरिट्स है वो हमें उससे, दूसरे वाले से मेरिट्स लेनी, उनके भी गुण हैं। तो ये बात करके, बात हमें ध्यान की यात्रा पर चल रहे हैं, उसमें प्रज्ञा जो है, अभी ध्यान फलित नहीं हुआ ये मान के चलिए, तो प्रज्ञा अंधे की लाठी है, अभी थोड़ा सा उसमें, तो ये तो इसका सम्मा, क्रम क्या है, इसका हाँ? क्रम क्या आपने इसका क्रम क्या बताया, पहले पे न्याय करुणा, दूसरे पे वचन, तीसरे पे न्याय करुणा, और ये न्याय करुणा ये सब प्रथम पे है, दूसरा है वचन, जो किसी को वादा किए हो, और तीसरा वचन पर अगर घर परिवार से भी अगर करना पड़े तो अपने वचन को पूरा, घर परिवार इसके बाद है, फिर घर परिवार को संभालो और फिर तब अपना ख्याल करो, ये सब क्रम से हैं, फिर अपने ऊपर आओ। तो अगर किसी घर परिवार के साथ थोड़ा सा आपको अपने स्वार्थ छोड़ करके घर परिवार का भी ध्यान करना पड़ेगा, लेकिन अगर वचन को निभाना है तो घर परिवार को भी थोड़ी सी बात मत मानो, अपनी वचन को पूरी करो, जो कहा है उसको पूरा करो। घर परिवार नहीं थोड़ा श्रेष्ठ है, लेकिन ये सब भी, वचन को भी छोड़ दो एक क्षण को, अगर कहीं न्याय और करुणा दांव पे लग रही हो। एक समय उन्होंने वचन दे दिया था पांडुकों की, जो इसमें स्थित थी, लेकिन अभी तो न्याय करुणा भी दांव पे लगी है ना, सब कुछ उस समय उनको तोड़ देना चाहिए, तो केवल वो वादे की वजह से रुके रह गए, वहां पे गड़बड़ी की। ये क्रम से है आपका, तो ये समझिए। अभी थोड़ा सा और क्लियर करिए सुनील जी, कहाँ और, तो ये और कुछ कहना चाहेंगे, अभी आपकी बात पूरी नहीं हो पाई, हम लोग इधर बीच में फंस गए। स्वामी जी, मैं एक छोटा सा प्रश्न है जिसका उत्तर आप हाँ या ना में भी दे दें तो चलेगा। मैं कहूँ हम ये सब इतने उपक्रम में उलझने की बजाय, अगर एक व्यक्ति को, आज मैं अपने अगर बेटे को एडवाइस देना चाहूँ कि यार जीवन आनंद पूर्वक जिया जा सकता है, तुम्हें इस उपक्रम में पढ़ने की जरूरत ही नहीं कि तुम ग्रुप ए में अपने को आइडेंटिफाई करते फिरो, ग्रुप बी में करो, इसको कंट्रोल में करो और उसको अपनी तरीके से ढालने की कोशिश करो। उससे बेहतर है कि ऐसे व्यक्ति के साथ, या मतलब ये शादी वाले इस कॉन्सेप्ट को रद्द करो और जीवन अपने स्तर पर जियो, अगर तुम्हें
आनंद पूर्वक जीवन को जीना है। तो वो कहीं बेहतर मेरे को लगता है एक एडवाइस है, बजाय इतनी उलझनों में पड़कर। और हो सकता है हर एक को, मैं तो आज अपने एक बड़े परिवार के मध्य में हूं, आप लोग हैं, आप एडवाइस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, बट दुनिया तो आप देख ही रहे हैं कि जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं वो इसीलिए क्योंकि परिवार से व्यक्ति खिन्न होकर निकलता है। उसको पता है कि मैं वो सब पा नहीं रहा हूं जो जीवन में मुझे अपेक्षा थी, और मैं बाहर निकल कर आया हूं, तो अब वो कहीं और अपने को जाकर भरपाई करता रहता है, किसी को डांट कर, किसी से लड़कर, क्योंकि हर एक व्यक्ति तो इतना प्रबुद्ध नहीं होता और उस यात्रा पर होता नहीं। तो आपको नहीं लगता कि ये कहीं बेहतर है कि आज मैं अपने बेटे को ये कह दूं कि बेटा तुम शादी वाले इस उपक्रम में मत पड़ना, कुछ मेरे से समझ लो कि जीवन कैसे कैसे दिखेगा आगे, और उसमें फिर तुम्हें अगर इस उलझनों में जाना है तो तुम आगे बढ़ो, क्योंकि ये तो होगा ही, इनएविटेबल है। एक स्त्री आएगी, वो भी अपना अधिकार जताने दिखाने की कोशिश करेगी, वो द्वंद्व माँ का और बहू का ये तो चिरकाल से चला ही आ रहा है। तो तुम्हें पढ़ना है तो ये एक ऑप्शन देनी चाहिए, आपको लगता है? और ये क्या बेहतर रहेगा कि आज बेटे को कह देना कि तुम इस शादी वाले प्रोजेक्ट में पढ़ना ही मत? राइट। सुनिए सुनील जी, जहां तक देखिए मैं अपनी बात कह रहा हूं और इससे सहमति असहमति आपकी है। ये आपका अनुभव है, बेटे का अनुभव नहीं है। आप अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं। बेटा आप इस दहलीज पे हैं कि पीछे आपने अनुभव, लेकिन बेटा बेटा ही है आपका, उसकी अपनी जर्नी अलग है। और उसको जरूर ये कहिएगा कि ये हमारा अनुभव है, शेयर कर लीजिए। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं, उसकी जर्नी किस हिसाब से आई है, वो कहाँ खड़ा है, उसको उस हिसाब से। अगर आपने उसको ये कह दिया कि इसके चक्कर में, इसका मतलब आप आदेश दे रहे हो, और उसकी अगर कोई बायोलॉजिकल नीड्स हो गई, उसको सप्रेस किया, वो सब चीजें की, या कुछ और उसका दिशा दिया आपने, और वो फिर अब वो गलत हो गया। मेरा हिसाब से ये है कि वो बच्चे को कहिए कि तुम ढूंढो जरा, ये मेरा अनुभव रहा, लेकिन तुम देखो यहाँ पे कहाँ खड़े हो। लेकिन उसको ये मत करो कि चक्कर में मत पड़ो। तुम कहो कि देखो ये इसके इफेक्ट हैं और इसके साइड इफेक्ट भी हैं, इसके वो भी हैं, दोनों भी, दोनों चीजें एक साथ हैं इसका। तुम अगर, क्या ऐसा हो सकता है क्या? तो अगर ऐसा हो सकता है तो ठीक, नहीं हो सकता तो इंडल्ज। तो ये सब सुझाव के रूप में दे सकते हैं, आदेश के रूप में। फिर वो बच्चा है। जी जी। स्वामी जी, मैं बड़े बाबा को सुन रहा था दाम्पत्य प्रज्ञा के संबंध में। तो उन्होंने कहा कि यूजली क्या होता है कि अपने जो भी मैरिज होती है उसमें कुछ भी नहीं होती ट्रेनिंग, जैसे बस बांध दिया जाता है पुराना जैसे समाज है, तुरंत शादी कर देते हैं, समझ लेते हैं कि बस सब कुछ ठीक चलेगा ही। मगर उन्होंने कहा कि दाम्पत्य बंधन में बंधने से पहले यदि दाम्पत्य प्रज्ञा की जाए, और कई देशों का उन्होंने बताया कि ऐसा है कि जहाँ पे जब तक वो एक उनको समाज के ऐसा कुछ है कि ऐसा एक सर्टिफिकेट इस तरह का नहीं दे देते कि इनके अंदर इतना अंडरस्टैंडिंग है, इतना विजडम है कि ये मैरिटल लाइफ में ढंग से जी पाएंगे, तब तक उनको उस बंधन में बंधने के लिए भी वो परमिशन नहीं दी जाती है। तो बड़े बाबा का था कि दाम्पत्य जैसे प्रज्ञा है, मैंने कुलदीप जी से बात कर रहे थे कि बिटिया की भी शादी हो रही है, तो यदि वो दाम्पत्य प्रज्ञा पहले कर लें तो उसमें क्या होता है, कई लोगों की शेयरिंग होती है, 6-7 दिन का प्रोग्राम होता है, अलग अलग तरह की शेयरिंग होती है। तो उसमें पता चलता है कि क्या क्या दिक्कतें आती है, छोटी छोटी दिक्कतें भी उस वक्त बड़ी बड़ी लगती है। तो उसमें इंटरेक्टिव जो फोरम में होता है वो, तो कई चीजें हमारी सामने क्लियर हो जाती है, और आदमी को एक वो पाथ भी मिलता है कि इन चीजों से कैसे अपने को समझना है, इनको कैसे समझना है, और कैसे इनसे इनसे सॉल्यूशन निकालना है। तो जय। दाम्पत्य प्रज्ञा कर लें। दाम्पत्य हम्म प्रज्ञा जैसे अपने आश्रम में भी हो रही है, तो वो हाँ, यदि एक बार उसको समझ लें, ऑनलाइन भी होती है, हम्म। 6 दिन क्या बोलते हैं, अलग अलग कपल्स आते हैं, कई सिंगल भी आते हैं, तो बहुत सारी चीजें उसमें सॉल्व हो जाती है, मुझे ऐसा लगा। राइट, इनकी बात जरा सुन लीजिएगा। और अगर बच्चे के, आप बेटे को थोड़ा सा अगर वो राजी हो तो उसको सुझाव दीजिएगा। ऑनलाइन प्रोग्राम है सुनील जी। और जी। अगर वो बच्चा इस तरह से रहना चाह रहा है तो उसकी निजता को सम्मान दीजिएगा। बहुत ज्यादा अपनी भाषा को हम फोर्स नहीं कर, हाँ, जो जो
जो चीजें हमें समझ में आ रही हैं उनके लिए आप सुझाव दे सकते हैं। उसकी जर्नी अपनी है। यही तो है ममता राग। क्या है, हम अब बहुत ज्यादा वो ना करें कि हम बदल ही देंगे बच्चे को उसकी, और आप अपने को बदलने की कोशिश करिएगा। उस बदलाहट से बच्चे में अगर आपकी बातों का असर होगा तो ज्यादा अच्छा होगा। तो आप अपने बदलाहट की, लेकिन उसको किसी बात का, जैसे अभी अमृतो जी ने कहा, उसको ताकि वो समझ से, उसकी जो कुछ भी हो समझ से पैदा हो बात। और बहुत सारे हैं ओशो, तो इन सब चीजों को ओशो तो खुद ही कह रहे थे कि हर विवाह प्रेम पे आधारित होना चाहिए, और उसी का है। लेकिन अगर साथ ही है तो दाम्पत्य प्रज्ञा भी वो आपको प्रेम पे आधारित हो जाए तो वो विवाह तभी सफल होता है आगे। तो आगे चल करके यात्रा, ये तो सबकी है, पर्सनैलिटी के हिसाब से होता है ये सब चीजें नहीं, लेकिन हम जो जितना बता सकते हैं वो उतना बच्चे को बताएं। ये खूब रखिएगा, उसको अपनी 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 जो एक्सपीरियंस है उसको थोपिएगा नहीं। लेट देम एक्सपीरियंस। आप अपनी जरूर बता दीजिएगा। इसका कोई अल्टरनेट ढूंढ सके तो भाई देखो, मतलब कमी भी वो निकल जाए, और जो उसकी अच्छाई है, ऐसे भी है, अब उसको नहीं कह सकता, उसकी अच्छाई को हम ले सकते हैं। और जो कमी है, कमी क्या है, कमी यही है ना कि बंधन में अगर बंध गए तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी झांसा। लेकिन उसकी अच्छाई भी है कि हमारी जो नीड्स है वो नीड्स कैसे पूरी होंगी, और उसको हम नकार नहीं सकते। अब बच्चे को नकार नहीं सकते, उसकी नीड्स हैं। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि नीड्स भी पूरी हो जाए और दूसरी, तो ये सब बहुत सारे पहलू हैं कि वो जो जिस पर सोचा जा सकता है। लेकिन जीवन जो है वो साथ साथ, अगर दो सह साथ चले, यात्री साथ चले और दोनों एक दिशा में चले तो बहुत तेजी से चलती है गाड़ी, बहुत अच्छे ढंग से। मैं तो खुद ही देखता हूँ ना कि जिस दिन पत्नी मेरे साथ नहीं आती तो मैं भी पूरा ध्यान में उतना अच्छा नहीं जा, गहराई अब आ जाती है तो अच्छा होता है। अभी साथ है तो बहुत, कभी कभी मैं भी आलस्य में आ जाता हूँ तो ये कह देती हैं, आजकल तो वो थोड़ी कहती हैं आज चलो ध्यान नहीं करना है। तो बस इतना, एक जैसे समूह है ना, ग्रुप है, वो ग्रुप आपको बढ़ा देता है आगे। संघ का यही तो मूल्य है। ऐसा साथी मिल जाए तो बहुत अच्छा। और लेकिन इसमें उनको जो जो आपके एक्सपीरियंस है, बेटर और गुड एक्सपीरियंस, आप शेयर करिएगा, उन पे थोपिएगा नहीं। बच्चा नहीं तो प्रतिक्रिया में हो जाएगा। ये हम लोगों को ध्यान रखना है। तो अब ये रही थोड़ी सी पर्सनैलिटी की बात, लेकिन हम जिस पर बात कर रहे हैं अब इस पर क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कुछ चीजें जैसे क्रोध है, ये सब चीजें जिनका दमन हो गया है, अब वो चीजें जो भीतर दब गई हैं, अभी समझ इतने ही डेवलप हो गई है, उसी के लिए कहा है कि जो पास्ट में जो चीजें दब गई हैं उसके लिए उन्होंने उपाय भी बताए। हमें उपाय भी करने होंगे ना। तो ऐसे लोग, जैसे अगर भीष्म पितामह दुर्योधन को कैथारसिस करवा दी गई होती तो शायद महाभारत नहीं होता। मैं ये कह रहा हूं कि थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि इतना दमन है कि उस समझने की क्षमता ही नहीं है दुर्योधन में, और इतनी पीड़ा, इतना दंश सेका है। अब उसकी यात्रा में इतना दंश मिला है कि उस दंश को दबाए हुए है। यात्रा शुरू से ही है, घर परिवार से लेकर के, उसको प्रथम होने के कारण पिता का, ज्येष्ठ पिता का पुत्र था और उसको वो दर्जा नहीं मिला केवल अंधे होने की वजह से। वो दंश जो है पिता में भी है, वो दंश वो बेटा ढेल रहा है। गुरुकुल में गया, वहां भी दंश ढेला, क्योंकि वो दोष, अब ये सब चीजें उसको ढेली गई हैं। अब ये आ गई है तो ये प्रतिक्रिया में, तो उसको कह रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कैथारसिस, रेचन। तो अगर हमारे भीतर ये चीज है तो इसको हम रेचन के माध्यम से एक्सेल कर सकते हैं। तो भूत के हमारे जो क्रोध है, जो दमन है,
अपनी पर्सनैलिटी तोड़ने के लिए। सारी ध्यान साधना अपनी पर्सनैलिटी को तोड़ने के लिए ही है, और फिर इंडिविजुअलिटी है ही है। तो एकदम समझ में बात नहीं आएगी अगर भीतर बहुत सारा गार्बेज है, कचरा है। तो कह रहे हैं कि पहला जो है, जो भूत का क्रोध है, क्योंकि सम्यक जागृति का पूरा संबंध है कि कलह से मुक्त हमारा जीवन, आनंदमय जीवन कैसे हो। तो कलह मुक्त, अगर कलह पीछे किया है आपने, कोई चीज क्रोध है उसे दबाया है, तो एकदम ये बात वर्तमान में समझ नहीं आएगी, वो उठा के खड़ा होगा। तो कहते हैं उससे पहले थोड़ा सा रेचन कर लो, श्वास के प्रयोग से माध्यम से उसे निकाल दो। थोड़ा सा निकाल दोगे तब आप समझ आएगी। वर्तमान में कह रहे हैं क्रोध अगर आ रहा है तो बहुत सारी चीजें हैं। वर्तमान में क्रोध आ रहा है तो कह रहे हैं कि अगर आपको अभी क्रोध आ गया है सामने किसी पर, कह रहे हैं मुट्ठी भींच लो कस के। मुट्ठी एनर्जी क्या होता है, क्रोध इन्हीं के माध्यम से अभिव्यक्त होता है कि आप तुरंत मुट्ठी भींच लो, या और कुछ कर सकते हो कि उस क्रिएटिव ऊर्जा जब भी क्रोध की आई है तो आप कुछ ऐसा कार्य करो क्रिएटिव, ताकि वो ऊर्जा दूसरे में बदल जाए। तो ये कह रहे हैं कि वर्तमान में अभी किसी से झगड़ा झांसा हो गया तो आप बच सकते हो क्रोध को तुरंत, या तो तुरंत थोड़ा सा वहां से हट जाओ। उसको अगर जवाब देना है तो 5-6 घंटे या 1 घंटे 1.5 घंटे बाद दे दो, हट जाओ वहीं। अभी स्थिति आ रही है वर्तमान में, तो या तो अभी अगर हो एज ए बॉस तुरंत मुट्ठी भींची कस के तो वो रिलीज हो जाएगा। तो जो बात ओवर मतलब बर्स्ट वाली पोजीशन में है वो कम हो जाएगी। तो वर्तमान के क्रोध को हम या तो वहां से हट जाए, अगर ऐसा अवसर है तो कुदाली फावड़ा वैसा श्रम वाला काम शुरू कर दें, ये है। और भूत के लिए जरूरी है कि भूत में हम अगर भविष्य के लिए क्या कर सकते हैं, हम पेंटिंग कर सकते हैं और क्रिएटिव नृत्य का कार्य कर सकते हैं, ताकि ये सब कार्य करने से हमारी जागृति में ये जो जागृति वाला पार्ट है ये और अच्छा हो जाएगा। तो भूत वाले क्रोध को हम दमन से निकाल सकते हैं। वर्तमान में क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी दूरी बना ले, या वहीं पर अगर है तो टेबल के साथ अपना मुट्ठी भींच ले ताकि वो क्रोध निकल जाए। और भविष्य के लिए हम नृत्य करें, और ताकि हमारा भविष्य सने, इस नृत्य के माध्यम से हम इसको सब्लिमेट कर सकते हैं यही ऊर्जा को। तो ये 3 तरीके हैं। तो वर्तमान में हम लोग अभी अपने जो पास्ट वाला जो क्रोध है, जो भीतर दमन है, जो दमित है, इस पर उसको हम आज 2 दिन से कर रहे थे। खूब ध्यान रखिएगा, ये विपश्यना जो प्रयोग करने जा रहे हैं, अगर आपने ये रेचन वाला पार्ट जो है ना वो पूरा नहीं किया तो समझ में सीधी बात आएगी नहीं। भीतर इतना गार्बेज है, ईमानदारी से निकाल दीजिएगा। मुद्राओं के माध्यम से एक हल्के फुल्के हो जाओगे तो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बढ़ जाती है। तो ये पर्सनालिटी मेल्ट होगी। ये दमन जो है ना, दमन हमें बहुत ज्यादा, जितना दमन है ना वो सब पर्सनालिटी का हिस्सा है। यानी कितनी जो खोल है ना उसको थोड़ी देर के लिए हम निकाल दें, मुखौटे को उतार देंगे। जो भी कुछ है वो निकाल दीजिएगा। आज आइए 5-5 मिनट हम इसका प्रयोग भी करते हैं। तो 5 मिनट श्वास का प्रयोग करेंगे, 5 मिनट कैथारसिस का। तो कैथारसिस में मुद्राओं के माध्यम से चीख कर चिल्ला करके सब निकाल दीजिएगा। इस पर फिर बात करते रहेंगे। चलिए तो खड़े हो जाते हैं, पहले 5 मिनट श्वास का प्रयोग करते हैं, फिर कैथारसिस रेचन।
max volume.
Now relax. No movement. Be silence.
Watch your body from inside. Watch your breathe. Watch your heartbeat. अपने शरीर का अनुभव करें। श्वासों का। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। छोड़ते जाएं एक एक अंग को शिथिल। भाव करें शरीर शिथिल होता जा रहा है। शरीर का एक एक अंग शिथिल। रिलैक्स, टोटली रिलैक्स। सांस भी शांत होती जा रही है। सब कुछ शांत होता जा रहा है। भीतर विचारों के बादल हैं। वॉच इट। शरीर शिथिल हो गया। श्वास भी शांत हो गई। विचारों के बादल भी छटने लगे। और गहरे देखें। शरीर श्वास विचारों के पार निराकार आकाश। दृष्टि आकाश पर ले जाएं। माना कि आकाश में विचारों के बादल है। ये भी छट जाएंगे। निर्मल आकाश। आप आकाश ही हो गए। नाउ यू आर द स्पेस। सारे आकार इस आकाश में घुल मिल गए। देह श्वास विचार सब मिट गए। आकाश असीम है जिसकी कोई सीमा नहीं। वॉच इट। ये आकाश जीवंत है। सारे आकार इसी से पैदा होते, इसी में विलीन हो जाते। अपने मूल में आ गए। गिरह हमारो शून्य में
अनहद में विश्राम। इस आकाश को प्रेम से निहारें, प्रेम से सुने, इसको देखते देखते, सुनते सुनते और गहरे उतरते जाएं, और गहरे। मर्ज योरसेल्फ इन दिस स्पेस। समाधि घटित हो जाएगी। जय ओशो।